हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। डिस्कस करेंगे हिंदी प्रैक्टिस 7 पार्ट। ठीक है, ये आपकी सीटेट के लिए बहुत यूजफुल रहेगा और आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। और इस वाले प्रैक्टिस में हम रेमेडियल टीचिंग और उच्चारण संबंधी क्वेश्चंस को ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि रेमेडियल टीचिंग से आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे वीडियो को, और आपके लिए मैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और सभी क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, तो आप इससे ये भी जान पाएंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि चैनल पर होने वाले अपडेट सभी आपको मिलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नहीं है बताना है, और सीटेट 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चंस रिपीटेड बहुत आते हैं। जो क्वेश्चन आ चुका होता है उसी के आने के चांसेस रहते हैं। ये चीज़ मैंने महसूस की है। 20% क्वेश्चंस रिपीटेड सीटेट लेकर आता है। तो इसमें आप लगाएंगे राइट आंसर क्या होगा? भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो नहीं है वो आपको लगाना है, और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ स्थायी होती हैं। ये कथन सही नहीं है, क्योंकि भाषा को अगर आप सीख रहे हैं तो त्रुटियाँ आपकी स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती हैं। जरूरी नहीं है कि जो त्रुटि आप कर रहे हो तो वो हमेशा ही आप करते रहोगे, स्थायी रूप बना रहेगा, ऐसा नहीं है। तो जब आप अभ्यास करेंगे चीज़ों का तो वो त्रुटियाँ खत्म हो जाएंगी समय के साथ, और ये अस्थायी होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट गलत होगा, क्योंकि त्रुटियाँ सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं। ये सही होकर यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे यहाँ पर गलत पूछा है, सही नहीं पूछा। सेकंड ऑप्शन, त्रुटियाँ अस्थायी होती हैं, ये भी गलत हो जाएगा, जबकि ये सही है लेकिन क्वेश्चन नेगेटिव है। और भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ यह समझाने में मदद करती हैं, यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। ये सही है, लेकिन ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। और ये भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ स्थायी होती हैं, ये गलत होकर यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे यहाँ पर गलत ही पूछा है। आगे चलें। नेक्स्ट है, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डैश से संबंधित है। नायरा एक बच्ची है जो पढ़ते पढ़ते अनेक बार अटक जाती है, चीज़ों को पढ़ते पढ़ते उन पे अटकने लगती है, तो उसे पढ़ने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। तो उसकी समस्या क्या है? पठन अरुचि है, बुद्धि लब्धि है, डिसलेक्सिया है या डिस्ग्राफिया है? तो राइट आंसर क्या होगा? पठन संबंधी विकार के लिए हमेशा आप डिसलेक्सिया मारेंगे, डिसलेक्सिया हमेशा आपका सही होगा। ये जो आपको डिस्ग्राफिया दिख रहा है, ये लेखन संबंधी विकार होता है, तब आप डिस्ग्राफिया करेंगे कि आप बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डिस्ग्राफिया करेंगे। और अगर पढ़ने संबंधी कहीं पर भी आपसे पूछा जाएगा, पठन कठिनाई, पढ़ने में बार बार प्रॉब्लम होती है, अटकती है, तो यहाँ पर डिसलेक्सिया सही होगा, ऑप्शन थर्ड। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, कालिंदी कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे? कलिका नाम की कोई बच्ची है जो हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, तो आप क्या करेंगे? उसे प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे भी हूबहू ऐसे ही बोलना है। नेक्स्ट, कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समक्ष प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें, या फिर कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे, या फिर धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सटीक और पॉजिटिव आंसर क्या होगा, जल्दी से लगाएंगे। ऑप्शन फोर्थ यहाँ सही हो जाएगा, धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगर उसे प्रॉब्लम हो रही है, अटक रही है, तो आप उससे कहेंगे बेटा आराम से बोलें, धीरे से बोलें, आपको यहाँ पर कोई नहीं डांटेगा, कोई नहीं मारेगा, धीरे से बोलें। और आप भी धैर्य रखेंगे टीचर के तौर पर कि बच्चे को थोड़ा सा वक्त दिया जाए अभिव्यक्ति करने के लिए, सहज अभिव्यक्ति उसे करने के लिए प्रोत्साहित आप करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वलीन विकास ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा, यानी कि स्वलीन विकास, ठीक है, स्वलीन विकार या फिर क्या होगा, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा क्या करेगा? ऑप्शन है, हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, सामाजिक अंतःक्रिया और
संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, अक्सर खाने से मना कर देता है, अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा क्या करेगा, आपको राइट आंसर लगाना है, जल्दी से लगाएंगे। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, इसमें बच्चा क्या करेगा, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण करने में उसे कठिनाई होगी। बस किसी के साथ में अगर संप्रेषण कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो बातचीत करने में प्रॉब्लम होगी। और सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि समाज में अंतःक्रिया, बात वही हो गई, समाज में बातचीत करना, अपने विचार व्यक्त करना, किसी के सुनना, इसमें ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा इस तरीके की एक्टिविटीज करेगा। इन सब में कठिनाई का अनुभव करेगा, संप्रेषण करने में, सामाजिक अंतःक्रिया में। तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। और ये 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं सीटेट में। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह, आप भाषा शिक्षक हैं, मान लीजिए आप हिंदी भाषा के शिक्षक हैं, आप इंग्लिश भाषा के शिक्षक हैं, आप संस्कृत भाषा के शिक्षक हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप हिंदी में ही इसको सही करेंगे, ये आपका इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, आप संस्कृत में भी पूछा जा सकता है। तो ये आप पेडागोजी जो होती है आपकी सभी सब्जेक्ट के लिए हेल्पफुल होती है। तो भाषा शिक्षक का उत्तरदायित्व क्या होता है? ऑप्शंस हैं, सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करे, सभी बच्चों से समान रूप से प्रश्न पूछे, सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दे। यहाँ पर कुछ लोग अटक जाएंगे, लेकिन आपको बहुत ध्यान से आंसर करना है और गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सही हो सकें। यहाँ पर मैं 30 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ और आउट ऑफ 30 आप कितने ठीक करते हैं ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानें। क्योंकि सभी बच्चों में, ऑप्शन फर्स्ट को देखेंगे, सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करें, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक समान शब्द यहाँ नेगेटिव है, क्योंकि सभी बच्चों में वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं। कोई बच्चा धीरे से सीखता है, कोई फास्ट गति से सीखता है, कोई चीज़ों को देर में सीखता है, कोई जल्दी सीख लेता है, यानी कि या कोई खेल खेल में सीखता है, कोई अलग अलग विधियों से बच्चे सीखते हैं। सभी के सीखने की गति भी अलग होती है। और आप कुशलताओं में प्रवीण करना चाहते हैं, कुशलता विकसित करना चाहते हैं, तो सभी अलग अलग गति से सीखेंगे, इसलिए एक समान कुशलता आप विकसित नहीं कर सकते। ठीक है, सभी बच्चों से समान प्रश्न पूछें। आप समान प्रश्न पूछकर भी बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि आपकी क्लास में एक समावेशी कक्षा आपकी होगी और उस कक्षा में कुछ बच्चे आपके औसत भी होंगे, कुछ बच्चे आपके प्रतिभाशाली भी होंगे, कुछ आपके बच्चे मंदबुद्धि भी हो सकते हैं आपकी क्लास के अंदर। इसलिए आप बच्चों से एक समान प्रश्न पूछकर बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि एक समान क्वेश्चन आपको नहीं पूछना है। बच्चों का लेवल देखकर, बच्चे की मानसिकता को देखकर, बच्चे की क्षमता को देखकर, रुचियों को देखकर आपको उनके सामने क्वेश्चंस रखना है, उनकी एबिलिटी को देखकर। फोर्थ ऑप्शन, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देंगे। ये समान रूप यहाँ पर भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि समान रूप से आप गृह कार्य नहीं देंगे। अगर कोई बच्चा धीरे गति से सीखता है या आपकी क्लास में थोड़ा पिछड़ा हुआ है या मंदबुद्धि है, तो उसको उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप कार्य देंगे। तो एक भाषा शिक्षक का उत्तरदायित्व यह है कि सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को समझ सके। थर्ड ऑप्शन सही होगा कि बच्चे की किसकी भाषाई क्षमता कितनी है, आप भाषाई क्षमता को पहचान कर उनके साथ में व्यवहार करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, जब आप लिखित कार्य करा रहे हैं तो बच्चों की सहायता लेने से क्या होगा? ठीक है, जांच में सहायता लेने से क्या होगा? ऑप्शन हैं, केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे। जैसे आप एक शिक्षक हैं और आप कहें अपनी क्लास में कि बेटा आप अपने साइड वाले बच्चे की कॉपी चेक करो, आप अपने साइड वाले बच्चे की करो, यानी कि एक दूसरे की कॉपियाँ जचवाने का कार्य करते हैं, चेक करवाने का कार्य करते हैं। तो बच्चों की सहायता लेने से इसमें क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको लगाना है। आप मान ही लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं और उस तौर पर आप क्या देखेंगे अपनी क्लास के अंदर, क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड ज़्यादा सटीक रहेगा कि बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। जैसे बच्चा किसी दूसरे बच्चे की कॉपी को चेक करता है तो उससे क्या होता है कि जब दूसरे बच्चे जो हैं उनकी हस्तलिखित, उनके हैंड राइटिंग को पढ़ने के अवसर उनको मिलते हैं, उनको समझने के अवसर मिलते हैं और उनमें अवलोकन करने की क्षमता का विकास होता है, क्योंकि वो उनको चेक कर रहे होते हैं, उसमें कुछ त्रुटियां होती हैं, उनको भी चेक करते हैं, ध्यान में लाते हैं, अवलोकन करते हैं, इसलिए अवलोकन क्षमता का भी उनमें विकास होता है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर ज़्यादा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट,
मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से। यदि कोई बच्चा मौखिक अभिव्यक्ति कर रहा है और आप उसको बार बार अगर टोक रहे हैं तो इससे क्या होगा, बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाती हैं, बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं, बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं, बच्चों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। राइट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से लगाएंगे इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं। देखिए, जब आप बच्चे कोई अभिव्यक्ति कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके लिए प्राइमरी लेवल का अगर आप सीटेट देने जा रहे हैं तो आप प्राइमरी लेवल को ध्यान में रखकर आंसर टिक करेंगे, और वैसे भी आप किसी भी लेवल पर जा रहे हैं, अगर बच्चा अभिव्यक्ति कर रहा है उस वक्त अगर आप उसको टोकते हैं तो बच्चा खामोश होने लग जाएगा। जैसे बच्चा कोई अभिव्यक्ति कर रहा है आपके सामने और आपने उसे टोक दिया, फिर दोबारा उसने अभिव्यक्ति की, फिर आपने उसे बीच में टोक दिया उसकी गलती के लिए, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे खामोश होने लगेगा और आगे चलकर एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वो अभिव्यक्ति ही नहीं करना चाहेगा। तो जब बच्चे अभिव्यक्ति कर रहे होते हैं तो टीचर का सबसे पहला उत्तरदायित्व ये है कि उसे सफल अभिव्यक्ति करने दें, उसे स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने दें, उसे बीच में टोके नहीं। बाद में उसकी जो त्रुटि है उसको आप बाद में बता सकते हैं जब वो अपनी बात कह लेता है, लेकिन अभिव्यक्ति करते समय आप उसको बीच में नहीं टोकेंगे। ठीक है, आगे, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, तो भाषा को सीखने में जो गलतियां होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं, उसके लिए कौन सा इसमें से सही है। ऑप्शन से उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक अंग होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। सीटेट 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लगभग सभी टेट्स में पूछा जा चुका है। जब 2011 से और 2019 तक जितने भी टेट हुए हैं लगभग पूछा ही जाता है। फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट का। जल्दी से आप सही आंसर लगाएंगे। भाषा सीखने में जो त्रुटियां बच्चा करता है, बेशक क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल देगा लेकिन क्वेश्चन वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सटीक आंसर क्या होगा, जल्दी से लगाएंगे। आई होप कि आपने आंसर लगा लिया होगा और ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर सही हो जाएगा। वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। जब बच्चा सीखता है तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है इस दुनिया में, कोई भी, हम भी नहीं थे ऐसे, ना आप हो ना कोई और होगा, कि जो बिना गलती के सीख लेता है। ठीक है, जब शुरुआत में कोई कार्य हम कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, नई चीज़ को सीखते हैं तो त्रुटियां हम करते हैं, गलतियां हम करते हैं। तो ये त्रुटियां जो होती हैं ये सीखने का एक स्वाभाविक हिस्सा होती हैं और ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, जैसे जैसे चीज़ों को सीखने लगते हैं ये समय के साथ में दूर होने लगती हैं। ठीक, नेक्स्ट, रागिनी हमेशा हैंडपंप से चापाकल बोलती है। रागिनी नाम की कोई लड़की है, वो हमेशा हैंडपंप से क्या कहती है, चापाकल कहती है। एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगी। ऑप्शन हैं, रागिनी को यह समझाएंगी कि यह चापाकल नहीं हैंडपंप है। संपूर्ण कक्षा को बताएंगी कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। उसे डांटेंगे कि उसने गलत शब्द का प्रयोग किया है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। तो आप क्या करेंगे एक शिक्षिका के तौर पर या एक शिक्षक के तौर पर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सटीक आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। संपूर्ण कक्षा को ये बताएंगे कि हैंड पंप को चापाकल भी कहा जाता है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग सब वस्तुओं के अलग अलग नाम भी होते हैं, इसलिए आप उनको बताएंगे कि बेटा हैंडपंप जो है इसको दूसरी भाषा में चापाकल भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है। कोई बच्चा है राहुल नाम का और उसको आंसर देने के लिए क्लास में जब कहते हैं टीचर्स तो वह क्लास में अक्सर हकलाने लगता है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन है, राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब ना देना पड़े, राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता, यह राहुल की आदत है, या फिर राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो राइट आंसर लगाएंगे जल्दी से, क्या होगा। तो राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब ना देना पड़े, गलत होगा। राहुल को सही उत्तर नहीं आता, ये भी गलत होगा। और राहुल की यह आदत है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव फील करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने आप से या अपनी फैमिली में तो बहुत सारी बातें कर लेते हैं, जैसे ही उनको कुछ बड़ा माहौल दिखाई देता है यानी कि उनमें हिचकिचाहट होती है, वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले बच्चे होते हैं जो दूसरों के सामने अपनी बातों को सही तरीके से नहीं कह पाते, यानी कि अपनी अभिव्यक्ति दूसरों के सामने, बड़े समूह के सामने अपनी बात नहीं कह पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उन्हें ज्ञान नहीं होता, उन्हें पता नहीं होता। ठीक, चलें आगे। नेक्स्ट है,
भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? निदान यानी कि किसी भी प्रॉब्लम्स का पता लगाना, त्रुटियों का, रिक्तियों का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? बच्चों हेतु भाषा सीखने के अवसर जुटाना, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में व्यक्त करना, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। अब मैंने निदानात्मक परीक्षण आपके सामने अभी डिफाइन कर दिया था, तो आप यहाँ पर गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे अगर आपने ध्यान से सुना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करेंगे या कारणों का पता करेंगे। तो बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों का, मैंने पहले ही कहा कि निदानात्मक परीक्षण का मतलब ही यही होता है, कठिनाइयों का पता लगाना, कमियों का पता लगाना, रिक्तियों का पता लगाना, त्रुटियों की पहचान करना, बच्चे गलतियां क्यों कर रहे हैं इस कारण का पता लगाना ही निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है। आगे है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। कोई समावेशी कक्षा है, उसमें भाषा शिक्षण की समस्या क्या होगी? ऑप्शन हैं, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव, विद्यार्थियों की योग्यताओं में भिन्नता होना, विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना। तो जल्दी से आंसर लगाएंगे। समावेशी एक कक्षा है, उसमें भाषा शिक्षण की समस्या कौन सी है? तो समस्या है उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण ना हो पाना। ठीक है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण ना हो पाना। यानी कि एक समावेशी कक्षा अगर आपकी है तो उसमें अलग अलग व्यक्तित्व के अलग अलग विभिन्नताओं वाले बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। तो उन सब की विभिन्नताओं को, व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर आपको भाषा परिवेश का निर्माण करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये भाषा शिक्षण की एक समस्या हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये पेडागोजी है और पेडागोजी में क्वेश्चंस भी बड़े होते हैं और ऑप्शंस भी बड़े बड़े होते हैं, इसलिए आंसर को टिक करने में टाइम लगता है। तो क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि जब आप पेपर देने जाएंगे तब भी आपको पेडागोजी क्वेश्चन पढ़ने में बहुत सारा टाइम लगेगा। इसलिए प्रैक्टिस को अपनी अच्छे से करें, बेहतर तरीके से, जिससे कि एग्जाम में बैठकर आप क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर टिक कर सकें। पेडागोजी में रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं, जैसे यहाँ पर आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए बनेगा सीटेट में। ठीक है, या फिर यही क्वेश्चन हूबहू आपको देखने को मिल जाए, ऐसा भी खूब होता है सीटेट में। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? तो कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलत वर्तनी का प्रयोग करते हैं, यानी कि कुछ बातों को गलत बोलते हैं और लिखते हैं, आप क्या करेंगे? इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध का निर्माण करेंगे, शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे, बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे, या गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस लगाएंगे। जल्दी से आंसर लगाएंगे और बहुत ही ज़्यादा सोच कर आंसर लगाएं ठीक से। तो क्या होगा सही आंसर? कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, तो आप इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध का निर्माण करेंगे, जिससे कि फिर बच्चे अपनी गलतियों को खुद ही समझेंगे और गलत वर्तनी को अपनी को ठीक कर लेंगे प्रिंट समृद्ध वातावरण के निर्माण से। ठीक है, तो आप इसको एकदम ऐसे नहीं समझेंगे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि बच्चों ने गलत वर्तनी का यूज कर लिया। इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मान लेंगे और उसके निवारण के लिए प्रिंट समृद्ध का निर्माण आप कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो रेमेडियल टीचिंग जो है आपकी, उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शंस हैं, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। यहाँ पर लगाएंगे राइट आंसर और ध्यान रखेंगे हमेशा निदान के बाद ही उपचार होता है। तो यहाँ पर आप, अगर आपने ठीक से सुना होगा क्वेश्चन पिछला, तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, समस्याओं के कारणों की पहचान, सही पहचान पर। ठीक है, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण कब सफल होगा? जब समस्याओं के कारणों की सही पहचान होगी। जैसे कि वही डॉक्टर वाला एग्जाम्पल, जैसे एक कोई डॉक्टर है और उसने अगर निदान में सही पहचान कर ली कि आपको बीमारी क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो फिर आपका जो उपचार होगा वो सफल हो जाएगा। लेकिन डिपेंड किस पर करेगा, निर्भर किस पर करेगा? आपके निदान पर। ठीक है, डायग्नोस पर निर्भर करेगा कि आपने निदान किस तरीके से किया, क्या आपका निदान सही है, आप सही कमी को पकड़ पाए हैं। अगर सही समस्या का, सही कारण का आपने पता लगा लिया
तो फिर क्या होगा, आपका उपचारात्मक शिक्षण सफल हो जाएगा। ठीक, अगला, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। आप जब होमवर्क दे रहे होते हैं तो उसके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा सटीक होगा। गृह कार्य देना अति आवश्यक है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यक्त रखने का उत्तम साधन है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे, क्या होगा, ऑप्शन थर्ड सबसे ज़्यादा सही होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बच्चों की योग्यता कितनी है, बच्चों की एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही, उनके लेवल के अकॉर्डिंग ही उनको गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ना कि उन्हें एक समान गृह कार्य दिया जाना चाहिए। होमवर्क एक समान नहीं देंगे आप, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग, बच्चों की योग्यता के अकॉर्डिंग ही देंगे। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निम्न में से किसका सहारा लिया जाता है। तो आपको अगर रेमेडियल टीचिंग को सफल बनाना है तो आप किसका सहारा लेंगे, श्रव्य दृश्य सामग्री का, श्रव्य दृश्य साधनों का, शिक्षण विधियों का, अभ्यास कार्य का। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हैं केवल ए, केवल सी, केवल बी या ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लगाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ये सभी। उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए आप सभी का सहारा लेंगे, श्रव्य दृश्य सामग्री का भी, शिक्षण विधियों का भी, गृह कार्य का भी, इन सभी का आप सहारा लेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। यानी कि ये शक्ति जो लिखा हुआ है इस तरीके से, इसको शक्ति कहना, क्या, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस हैं आपके स्वरागम, स्वर भक्ति, स्वर लोप, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, और यहाँ पर शक्ति को शक्ति कहना स्वर भक्ति का उदाहरण है। और फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अगर उच्चारण दोष से संबंधित कोई एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, उच्चारण दोष के विभिन्न प्रकारों से संबंधित उस वीडियो में। और आप अगर चाहते हैं कि वीडियो आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत ना हो। मेरा बस यही उद्देश्य है कि जैसे आपको यहाँ शक्ति दे दिया, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार का उदाहरण है, तो स्वर भक्ति का है। जैसे स्वरागम के भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं, जैसे स्नान लिखा हुआ होता है, जैसे स्नान है, और स्नान को बहुत से लोग क्या बोलते हैं, स्नान बोलते हैं, तो ये स्वरागम का उदाहरण होगा, स्नान। ठीक है, स्कूल को बहुत से स्कूल बोलते हैं, तो ई को जबरदस्ती डाल देते हैं उसमें स्कूल, तो ये भी स्वरागम का उदाहरण होगा। ठीक है, तो इस तरीके से। और ये शक्ति को शक्ति बोलना, यानी कि का को बड़ा रूप दे देना, इसको क्या कहेंगे, स्वर भक्ति। ठीक, आगे, छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि है। यदि आप अपने स्टूडेंट्स को रेमेडियल टीचिंग देना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा सरल, सबसे ज़्यादा सुगम विधि क्या होगी। ऑप्शंस हैं, छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में विभाजित करके उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था करना, प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर उन्हें दूर करना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लगाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना। यदि छात्रों को आप उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना चाहते हैं तो सबसे सुगम विधि होगी कि छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना। मैंने आपसे पहले ही कहा, यहाँ आप गलती कर देते उपरोक्त सभी लगाकर, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उपचार के लिए निदान जरूरी है। क्या जरूरी है, निदान। छात्रों के अधिगम संबंधी दोष और कमजोरियों का आप पता लगाएंगे, निदान करेंगे उनका, और निदान करने के बाद डायरेक्ट उपचार करेंगे, और ये सबसे ज़्यादा सुगम विधि रहेगी आपकी। ठीक, अगला है, भाषा शिक्षण में, हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करता है। यदि आप निदान कर रहे हैं बच्चों का, ठीक है, डायग्नोस कर रहे हैं, तो फिर आपको किस चीज़ में हेल्प करेगा ये, आप शिक्षक हैं, एक शिक्षक के तौर पर आपको किस चीज़ में हेल्प करेगा निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शंस हैं, हिंदी में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है, उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं, प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया। तो किसको समझने में आपको ये हेल्प करने वाला है, जल्दी से आप राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या करने में, क्या समझने में सहायता करता है।
राइट आंसर लगाएंगे आप जल्दी से। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। हिंदी में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, यानी कि आप निदान परीक्षण अगर कर रहे हैं, निदान की बात कर रहे हैं, तो विद्यार्थी की जो सीखने संबंधी कौन कौन सी कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों को समझने में आपको हेल्प करेगा निदानात्मक परीक्षण। मैंने आपसे पहले भी कहा है और बार बार कह रही हूँ, निदान में हमेशा कठिनाइयों का, प्रॉब्लम्स का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है। तो उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है आपको ये बताना है। ध्यान से बताएंगे, आंसर को ध्यान से टिक करेंगे। ऑप्शन हैं अतिरिक्त कक्षाएं, गोष्ठियां, व्यायाम या विशिष्ट अभ्यास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। उपचारात्मक शिक्षण की व्यायाम विधि नहीं है, जबकि उपचारात्मक शिक्षण की अतिरिक्त कक्षाएं भी होती हैं, गोष्ठियां भी होती हैं, विशिष्ट अभ्यास भी उपचारात्मक शिक्षण की विधि होती है, लेकिन व्यायाम नहीं होती और नहीं ही पूछा है आपसे। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है। उपचारात्मक शिक्षण आप करा रहे हैं तो निम्न में से कौन सा इसका आधार होगा। ऑप्शंस हैं स्वपरीक्षण, पाठ्य पुस्तक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, व्याख्यान परीक्षण। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लगाएंगे राइट आंसर। और राइट आंसर हो जाएगा केवल सी, यानी कि निदानात्मक परीक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या होगा, केवल निदानात्मक परीक्षण होगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। उपचार के लिए निदान की ही जरूरत होती है बस। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है। तो उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है, आदेशात्मक है, अनुदेशनात्मक है, नकारात्मक है या सैद्धांतिक है। जल्दी से बताएंगे क्या होगा। उपचारात्मक शिक्षण अनुदेशनात्मक कार्य है। कैसा कार्य है, अनुदेशनात्मक कार्य है। आगे, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है, छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, छात्रों में आत्मविश्वास जगाना या उपरोक्त सभी उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य। तो ये सभी उद्देश्य हैं उपचारात्मक शिक्षण के। छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, छात्रों में आत्मविश्वास जगाना, ये सभी उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं। अगला है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। तो आप अगर रेमेडियल टीचिंग कराने जा रहे हैं तो आपको कौन सा कार्य नहीं करना है। ऑप्शंस हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, प्राथमिक स्तर के बच्चों के परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से रोकना, उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय को अलग अलग संकायों के रूप में पढ़ाना, माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय को संयुक्त एक विषय के रूप में पढ़ाना। तो राइट आंसर क्या होगा, उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, नहीं है बताना है आपको। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा गलत होने पर। प्राथमिक स्तर के बच्चों के परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से रोकना। प्राइमरी लेवल पर आपको ये पता ना हो शायद, और पता हो तो बहुत अच्छी बात है कि प्राइमरी लेवल पर इस बात को बेहद ध्यान से गवर्नमेंट ने कहा है, ध्यान से सामने रखा है, और ये शिक्षा नीति में भी इंक्लूड है कि प्राइमरी लेवल पर अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसे अगली कक्षा में प्रोन्नत होने से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोन्नत होने से रोकने की बात हुई है, इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, यदि प्राकृतिक कारणों से बालक शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता तो शिक्षक को करना चाहिए कि वह, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसके माता पिता को सूचित करें एवं डॉक्टर से उचित चिकित्सा करवाने में उसकी मदद करें, स्वयं बोलने का दृष्टांत पेश करें एवं गलती करने पर बालक को दंडित करें, उसकी ओर ध्यान न दें, बालकों को बोलने के कम अवसर प्रदान करें एवं उसे अधिक सुनने के लिए प्रेरित करें। तो कौन सा यहाँ पर सही होगा, जल्दी से लगाएंगे राइट आंसर। यदि प्राकृतिक कारणों से बालक
शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता। प्राकृतिक कारणों का मतलब यहाँ पर होगा नेचुरल, यानी कि उसके जो जन्मजात रीजन्स हैं, उसके कुछ प्रॉब्लम्स है आंतरिक, उसका क्या रीजन्स है, वो जो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट ज़्यादा सटीक रहेगा। उसके माता पिता को सूचित करें एवं डॉक्टर से उचित चिकित्सा करवाने में उसकी हेल्प करें, उनकी हेल्प करें। कोई बच्चा है अगर नेचुरल रीजन्स की वजह से, प्राकृतिक कारणों की वजह से, ठीक है, ठीक ना, तो उसकी क्या करेंगे, डॉक्टर से उसका उचित चिकित्सा करवाएंगे उसकी, और उन लोगों की हेल्प करें। आगे चलें। हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य है। तो हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना, शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण करना, बालकों की अशुद्धियों का निराकरण करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर लगाएंगे जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही होगा। शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण करना शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में हेल्प करता है। ये वही क्वेश्चन है रिपीटेड। तो हिंदी भाषा शिक्षण में हिंदी में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, इस चीज़ का पता लगाने के लिए शिक्षक को हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है, बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों, उनको क्या करना चाहिए, उनको अधिक से अधिक बोलने व पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। वे भय से, मन से भय एवं झिझक को, भावना को निकाल देनी चाहिए वो, और ऐसे छात्रों को अभ्यास के समुचित अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों के लिए ये सभी ऑप्शन सही हैं। अधिक से अधिक बोलने के उनको अवसर दिए जाने चाहिए, उनके मन से भय और झिझक को दूर निकालने का प्रयास आपको करना चाहिए, और उनके लिए समुचित अवसर देने चाहिए, अभ्यास करने के अवसर भी आपको उपलब्ध कराने चाहिए। इसलिए उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी छात्र में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु निम्न में से सबसे उत्तम क्या होगा। तो कोई छात्र है, उसमें आपको आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन हैं, हमेशा सकारात्मक प्रलोभन दिए जाएं, उसके आत्मसम्मान को सुरक्षित किया जाए, उसके प्रेरकों का मार्गांतरीकरण किया जाए, और उसको प्रशंसा द्वारा खूब खुश किया जाए। तो सबसे ज़्यादा सही क्या होगा, जल्दी से लगाएंगे राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा इसका, उसके प्रेरकों का मार्गांतरीकरण किया जाए। उसके जो प्रेरक हैं उनका मार्गांतरीकरण आपको करना है, तब क्या होगा कि बच्चे में आलोचनात्मक चिंतन का विकास होगा। आलोचना कोई बुरी चीज़ नहीं होती, कोई भी चीज़ों में कुछ कमियां निकालना, कुछ त्रुटियां उसमें बताना, यानी कि सही वे में हो, आलोचना होती है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। तो ये थे आपके आज के टॉप 30 क्वेश्चन। आपको कैसी लगी आज की क्लास बताएंगे। चैनल पर आए हैं पहली बार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, राधे राधे।